ह्यूमनिज्म की बात करते हो। ये स्वाभाविक है, बहुत सहज है। घर में ही, परिवार में आपके जॉइंट फैमिलीज अभी भी कुछ बचे ही हैं गांव में। आप देखेंगे तो हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है, लेकिन एक सामूहिकता में निर्णय होना और सामूहिकता में सम्मान होता है, तभी परिवार चलता है, वरना फैमिलीज टूट जाती है। तो वो फैमिली का जो इकोसिस्टम है, उसी का विस्तार समाज का इकोसिस्टम है, राष्ट्र का इकोसिस्टम है, विश्व का इकोसिस्टम है। तो अगर हम अपने उस इकोसिस्टम को तोड़ देते हैं कि व्यवसाय के आधार पर, जन्म के आधार पर, उसके योग्यता के आधार पर हम घृणा करने लगते हैं या ऊंच नीच की दृष्टि से देखने लगते हैं, तो समाज टूटने लगता है। और हमारे यहां ये हुआ, और बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि जो दर्शन हजारों साल से चलता है वो कालांतर में व्यवहार में कभी कभी उसमें त्रुटियां आती, ये बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन उस त्रुटियों का निराकरण भी समय समय पर होते रहना चाहिए, और हुआ भी है भारत में। और तभी इतने झंझावातों के बावजूद भी सबसे प्राचीन संस्कृति अभी भी यथावत जिंदा है, एकमात्र संस्कृति विश्व की जो प्राचीनतम भी हो और अधुनातन भी हो। इसलिए कि महापुरुषों ने समय समय पर हमको दिशाएं दिया कि नहीं, सावधान हो जाओ, विघटित हो जाएगा समाज अगर नहीं सुधरे, नहीं समझे। और इसका सबसे हमारे लिए निकटस्थ उदाहरण कौन है? स्वामी विवेकानंद और दयानंद जी, महर्षि दयानंद। 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने इस चीज को पुरजोर स्वर दिया कि सुधरो, रिफॉर्म करो। विवेकानंद जाकर के विदेशों में भारतीय संस्कृति का पताका फहराया, और महर्षि दयानंद ने पूरे देश में एक सांस्कृतिक आंदोलन पैदा किया। और आपको मालूम है कि स्वतंत्रता संग्राम में एक लाला लाजपत राय साहब ने एक एनालिसिस किया था, और कई लोगों ने लाला लाजपत राय पर जो पुस्तक लिखी है उसमें एक व्याख्या किया है कि जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे, उसमें 80% लोग महर्षि दयानंद के विचार से प्रभावित लोग ही थे। आप पूरे देश को देख लीजिए, सेलेक्ट करके, पूरा महाराष्ट्र से लेकर के और नॉर्दर्न इंडिया से लेकर के जितने भी आंदोलनकारी रहे हैं, चाहे वो उग्र दल के रहे हों चाहे नरम दल के रहे हों, और सबने ये बात की है। गांधी ने भी वही बात की, सावरकर ने भी वही बात की कि जब तक ये जातीय वैमनस्य और जन्म के आधार पर ये विभाजन इस देश में जिंदा रहेगा तो हमारी संस्कृति का संरक्षण नहीं हो सकेगा। तो ये हमारी विकृति है, और जिसको 21वीं सदी में एक बहुत ही एक महान सन्यासी जिसको स्वर दे रहा है, जिसके आप सभी लोग शिष्य हैं, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी। अगर 21वीं सदी में इस स्वर को हमने नहीं पकड़ा कि भारत को भारत के वास्तविक मूल्यबोधों के नाभिकीय धुरी पर पुनर्जागरण के साथ, सांस्कृतिक नवचेतना के साथ अगर हमने इस राष्ट्र के निर्माण में समर्थ युवाओं का शिल्पन नहीं किया, तो हम अपने पूर्वजों के साथ घोर अन्याय करेंगे। और इसका सबसे माध्यम क्या होता है? शिक्षा। जिस उम्र में हम सब लोग यहां बैठे हैं ना, इस उम्र में बदलाव बड़े कम होते हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य स्वामी जी जैसे लोग आपको मिले हैं कि आपको चेतना को झकझोरते रहते हैं, और उनके संभाग के रूप में राकेश जी आपको समय समय पर कोचते रहते हैं, टोकते रहते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि लोग मिलते हैं, ऐसे संगठनों से जुड़ते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो 16 साल तक धारणा बन जाती है, जो स्वभाव बन जाता है, जिंदगी भर हमारी गतिविधियों को वह अवचेतन हमें हमेशा उसी के अनुसार संचालित करता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े संत बड़ी ऐसी छोटी छोटी घटना कर देते हैं कि आपको शर्म आती है कि अरे इन्होंने कर दिया है। उनका दोष नहीं है, उनका भी अवचेतन 15-16 वर्षों तक ऐसा ही गढ़ा गया था। इसलिए वो चेतना के स्तर पर
कॉन्शियस माइंड में तो सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब तक वो कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तब तक सबकॉन्शियस उनसे कुछ न कुछ विकृति करा बैठता है। और वो सबकॉन्शियस कब तैयार होता है, इसका वैज्ञानिक शोध बता रहा हूं आपको। फिजिक्स और बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने अमेरिका में कई रिसर्चेज किया कि बच्चों का जो मानस है उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, किस कालखंड में ज्यादा निर्मित होती है। हम लोग प्राचीन संस्कृति में अगर देखेंगे, वेदांगों में, कल्प में, तो गृह सूत्र में आपको संस्कार मिलेंगे 16, जिसमें से कि जो महर्षि दयानंद जी ने भी जिसकी पुरजोर रूप से वकालत की थी, 11 साल के उम्र से पहले ही उसके 12 संस्कार पूरे हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे, गर्भाधान से लेके और पुंसवन से लेके, सीमोंतनयन से लेके, कर्णछेदन से लेके, अन्नप्राशन से लेकर के, नामकरण से लेकर के, विद्यारंभ से लेकर के, समावर्तन से लेकर के, तो आपको 14-15 साल तक सब मिल जाएगा। खत्म। 12 चारों ही शेष बचते हैं, शादी, ब्याह, वानप्रस्थ और अंतिम संस्कार और संन्यास, यही सब बचते हैं। तो हमारी संस्कृति तो पहले से इसको मानती थी कि जो अगर व्यक्तित्व गढ़ना है तो वो गढ़ने का समय तो 14-15 वर्ष तक ही है। इसके बाद अगर नींव कमजोर हो गई तो इमारत भूकंप से ढहेगी, हल्के झोंके में भी ढहेगी। अब ये वैज्ञानिक भी सिद्ध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न साइंस की वोकैबुलरी में बता रहा हूं उसी बात को, वो कहते हैं कि गर्भ से लेकर के 3 साल तक बच्चा अल्फा एनर्जी वेव्स होता है, 4 से 8 के बीच में थीटा एनर्जी वेव होता है, 8 से 12 में वो बीटा होता है एनर्जी वेव, और 12 से 16 में गामा वेव्स होता है। कहते हैं ये जो अल्फा, थीटा, बीटा, गामा का जो 4 एनर्जी वेव्स का एक स्वरूप है, क्योंकि हम सब लोग ऊर्जा के संघात हैं, ये साइंस भी मानने लगा है, अध्यात्म तो मानता ही था। और विज्ञान भी कहता है ईच पार्टिकल इन द कॉस्मॉस इज एन ऑसिलेटिंग वेव बिटवीन 2 अपोजिट पोल्स, एबर डायनेमिक, एबर प्रोग्रेसिव। 2 विपरीत ध्रुवों के मध्य नृत्य करती ऊर्जा ही, तरंग ऊर्जा ही प्रत्येक कण का अस्तित्व है। तो उसी रूप में व्याख्या जब करते हैं तो हम सारे लोग भी एनर्जी के संघात हैं, एनर्जी वेव्स हैं। उस रूप में बच्चों के मानस का उन्होंने अध्ययन किया, तो पाया क्या, चौंकाने वाला रिजल्ट सुनेंगे आप तो, कि जो बच्चे कम उम्र के होते हैं, लेस देन 14, उनका उन्होंने कहा कि जो सूचना प्राप्त करते हैं, हम सभी लोग पहले कोई सूचना मिलती है ना, दिमाग को इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल फैक्ट्री में, बौद्धिक फैक्ट्री जो हमारी है, फिर वो जो छन करके आता है वो हमारा फिर ज्ञान हो जाता है, नॉलेज प्रोडक्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि जो सूचना रिसीव होकर के प्रोसेस होने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो छोटे बच्चों में, मतलब लेस देन 14 में 1 सेकंड में होती है 20 लाख। कितना होती है? और जब बच्चा 16 के ऊपर जाता है तब 1 सेकंड में कितनी होती है? 40, ओनली 40। ठीक है। और जब वो 50-60 क्रॉस करने लगता है तो एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, स्वामी रामदेव जी की तरह, उनका तो हमेशा ही बाल मानस रहता है, लेकिन उनके दिमाग के लिए तो अलग से वैज्ञानिकों को अध्ययन करना होगा, सेपरेट। सामान्य रूप से है कि 50-60 के बाद फिर मुश्किल से 1-2 सूचना प्रोसेस कर पाता है, प्रोसेसिंग फैक्ट्री बंद हो जाती है उसकी। अब आप सोचो कि जिस उम्र में बच्चे 20 लाख सूचना प्राप्त करके प्रोसेस भी कर लेते हैं 1 सेकंड में, उसके विचार का जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो एल्गोरिदम है, सबसे तेज कब बनेगा? 16 साल 14 साल के नीचे।
और हम उसको छोटा बच्चा जान करके उसके साथ रोज अपराध करते रहते हैं। इसलिए दुर्दशा हुई है देश की, क्योंकि हमने अपने गूढ़े सूत्रों को, वेदांग को, वेदों की मान्यताओं को भूल गए, सारे संस्कार ही भूल गए। शादी ब्याह के लिए तो मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन बच्चा गर्भ में कब आ रहा है इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। उस बच्चे के बाद में सारे मुहूर्त निकालेंगे, मतलब कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसमें मुहूर्त न निकालते हों, लेकिन उसका जहां से अस्तित्व शुरू होना है उस पर कोई भी चिंता नहीं है किसी को। तो ये, लेकिन हमारे में था पहले गर्भाधान संस्कार कि बच्चा पैदा करना एक सृष्टि का सृजन है, ये कोई काम वासना की विकृति नहीं है। ये हमारे देश की संस्कृति थी। कोई संयोग नहीं होता था बच्चा पैदा होना, बल्कि सर्जना के आध्यात्मिक चेतना के साथ प्रकृति और ईश्वरीय तत्वों से जुड़ने के पश्चात संयोग से एक सृजन की संभावना का उद्भव होता था। ये थी हमारी संस्कृति। तो हम तो वहीं से सचेत होते थे, और इसीलिए गर्भ रहते ही दो संस्कार और हो जाते थे, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। और ये अब विज्ञान कह रहा है। अब अमेरिका के वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक तमाम शोधों में इस बात को कह रहे हैं कि जो अभिमन्यु की कथा थी वो कहते हैं कि अतिरंजना हो सकती है नाटकीय रूप में, लेकिन वो भी मानने लगे हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से वह ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उसकी प्रारंभ हो जाती है। यह विज्ञान भी मानने लगा है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति थी कि हम बच्चों के बारे में इतना ध्यान रखते थे। अब हम ध्यान ही नहीं रखते कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, कौन सी कहानी पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। परसेंटेज पूछते हैं बस, कितना परसेंट आ गया भाई? 99 आ गया, बस खुश। वो 99% किस ज्ञान के आधार पर आया है? खाने में वह सात्विक भोजन से आया है कि बुद्धि का भोजन होता है ना, शिक्षा बौद्धिक व्यंजन है वो पुस्तकें उसकी थाली है, शिक्षक उसको सृजन करने वाला एक महनीय व्यक्तित्व है। वो जो बौद्धिक व्यंजन ही अगर विषपूर्ण होगा तो बच्चे का बौद्धिक निर्माण कैसा होगा? विषयुक्त होगा। और ये 1835 में मैकाले ने जो पाप करके गया कि उसने पूरी कोशिश के साथ भारत को वैचारिक रूप से हीन भावना की ग्रंथ से शिकार बनाने के लिए और गुलाम बनाने के लिए और हमेशा पश्चिम के उत्पादों का, विचारों का उपभोक्ता बनाने के लिए उसने पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति में कैरिकुलम, टेक्स्ट बुक ही सब चेंज कर दिया। और उन पाठ्य पुस्तकों में भारतीय ग्रंथों के प्रति हीन भावना, उसमें संकीर्णता, उसमें अवैज्ञानिकता का आरोपण करके और जो अच्छी चीजें थी उसको ना रखते हुए पूरे के पूरे कैरिकुलम को ऐसा डिजाइन किया, पूरी शिक्षा पद्धति को ऐसा डिजाइन किया कि वहां भारत में जो कुछ भी दिखे वह खराब दिखे, विकृतपूर्ण दिखे। और जबकि इसी भारतीय संस्कृति के उपनिषदों की के अनुवादों को करके फ्रेंच के डुपरान, सापेनहार जर्मनी, श्रीगल बंधु जर्मनी, प्रोटेस्टेंट की जो आंदोलन था और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो सिद्धांत थे, उन दार्शनिकों पर अरस्तु का ही उन्होंने क्रेडिट दिया है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है हमारे उपनिषदों के अनुवादों का पाश्चात्य यूरोप में। उसकी कहीं चर्चा नहीं है। और डर भी था मैकाले को, यही अंग्रेजों को, कि वहां के जो युवा थे 19वीं सदी के प्रारंभ में, स्पेशली 18वीं शताब्दी में 1790 से लेकर के और 19वीं शताब्दी में 1820-25 तक लंदन के सड़कों पर जो युवा थे अंग्रेज, वो भारतीय संस्कृति के फैन हो रहे थे, प्रशंसक हो रहे थे, प्राचीन ग्रंथों की व्याख्याएं पढ़ पढ़ करके, वहां जो एशियाटिक सोसाइटी ने प्रकाशित किया था, कार्ल ब्रुक को और मैक्स मुलर को, उसको पढ़ करके वो फैन हो रहे थे, बिल्कुल प्रशंसक हो रहे थे। तो उसको खतरा हुआ
कि जिस देश पर हमें राज करना है उस देश की संस्कृति के प्रति अगर हमारे बच्चों में आ गया बोध गौरव का, तो फिर तो हम भारत को बहुत दिनों तक गुलाम नहीं रख पाएंगे। इसलिए उसने कहा नहीं, हमें भारत में भारतीयता खत्म करनी है और भारत के बच्चों के मन में अंग्रेजियत गढ़नी है, यूरोपियनिज्म गढ़ना है। इसलिए पूरी शिक्षा व्यवस्था के संरचना को बदलना है और इसी के पाए हुए सर्टिफिकेट की मान्यता नौकरी से लेकर के और शिक्षक होने के प्रमाण पत्र में भी होगी। वेदों का अध्ययन करने वाला हो, उपनिषदें उसे याद हो, दर्शन उसे याद हो, लेकिन अगर वो 1835 के एक्ट के करिकुलम से अगर सर्टिफिकेट विद्यालय का नहीं पाता है तो वह इलिटरेट है, अशिक्षित है। यह घोषणा करके उन्होंने समूचे भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ बहुत ही विनाशकारी कदम उठाया और उस पर कोई अंडू करने के लिए सार्थक प्रयास नहीं हुए। भाषण तो बहुत होते रहते, लेकिन वो सार्थक प्रयास की शुरुआत महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेकर के स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो की चेतनाओं का प्रसार की दृष्टि से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को संकल्पित किया कि कैसे हम 1835 के जो ध्वंसावशेष अभी भी निरंतरता में चले आ रहे हैं उनको अंडू कैसे करें। उसका एक ही तरीका है कि भाई जो हमारे आपके मन में तो बहुत भरना मुश्किल है, बुरा मत मानिएगा, पर कठिन काम है, आपको समझाना कठिन काम है। लेकिन हमें अगर अभी आपके घर का 8 साल का बच्चा हो ना, उसको भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मानस तैयार है, उर्वरा है ग्रहण करने के लिए। हमारा तो मस्तिष्क हो जाता है ऊसर, केमिकल फर्टिलाइजर खा खा के जिस तरह से धरती ऊसर हो गई ना, उसी तरह से हम लोग भी यूरोपियन धारणाओं को पढ़ पढ़ करके जी करके अपनी पूरी की पूरी उर्वरा शक्ति को ही नष्ट कर दिए। इसलिए बातें तो करेंगे भारतीय संस्कृति की, लेकिन वो जीवन में नहीं दिखेगा, आचरण में नहीं दिखेगा, व्यवहार में नहीं दिखेगा। बातें करेंगे भारतीय संस्कृति की और अस्पृश्यता और जातीयता की बात करेंगे वहां पर मुखर रूप से। फिर कौन सी संस्कृति की बात करते हैं आप? कौन सी एकात्मकता की बात करते हैं आप? किस मूल्यबोध की बात करते हैं आप? और कोई भी शिक्षा पद्धति 3 बातों की बात करता है। मैं अब उधर समापन की ओर ले जा रहा हूं वार्ता को। पहला वो कहता है कि शिक्षा व्यवस्था में बच्चे के पास होना चाहिए नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब होता है नोइंग दैट, मतलब किसी विषय के बारे में जानना। और उसके बाद दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है कैपेसिटी, क्षमता। नोइंग हाउ, कैसे जाने, तो कैसे जाने में सब आ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग भी आती है, तार्किक विश्लेषण भी आता है, रैशनैलिटी आती है, साइंटिफिक टेम्पर आता है, वैज्ञानिक सोच की परंपरा आती है, ये सारी बातें, क्यूरियोसिटी आती है, सेंस ऑफ इंक्वायरी आती है कि बच्चे को जिज्ञासु होना चाहिए, बच्चे को प्रश्न करने की क्षमता होनी चाहिए, बच्चों के मन में कोई समस्या चुनौती है उसको चिन्हीकरण की क्षमता होनी चाहिए, उस चुनौतियों को सामना करने के लिए उनके पास सामर्थ्य विकसित करना और सोच विकसित करने की धारणा होनी चाहिए, बच्चे के मन में कैपेसिटी होनी चाहिए, संवैधानिक मूल्यों की भी जानकारी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक आचरण पद्धति जीने की प्रक्रिया होनी चाहिए, अपनी संस्कृति के संवर्धन और उसके एप्रिसिएशन, उसके प्रति प्रशस्ति भाव होना चाहिए, सौंदर्य बोध उसके अंदर विकसित होना चाहिए कि सौंदर्य क्या है, रचनात्मकता का की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, संवाद की क्षमता होनी चाहिए, संप्रेषण का सामर्थ्य होना चाहिए और पॉजिटिव वर्क इथिक होना चाहिए और अपनी संस्कृति में डूबा होना चाहिए, अपने गौरव के साथ उसको जड़ों से जुड़ा होना चाहिए। ये उसकी कैपेसिटीज है। और अंतिम होता है वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन। मान लो आपके पास ज्ञान की सूचना भी हो गई, आपने उस ज्ञान की प्रक्रिया को तार्किक रूप से समझ भी लिया, प्रयोग कैसे करोगे उसका जीवन में?
प्रयोग करने के लिए हर आदमी के अलग अलग एटीट्यूड हो सकते हैं, अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं, दृष्टि और नजरिया अलग अलग हो सकता है। वो कैसे बनती है? वो बनता है मूल्यबोध से, वैल्यूज से। और वैल्यूज कहां से इनहेरिट होते हैं? पूरी कल्चरल जर्नी से, पूरी सांस्कृतिक यात्रा से। तो जब तक एक सर्वांगीण रूप से शिक्षा के सभी घटकों का सामंजस्य शिक्षा के सभी अवयवों में नहीं होगा, पाठ्यपुस्तकों में, पाठ्यचर्याओं में, शिक्षण पद्धति में, पाठ्यपुस्तकों में जब तक नहीं होगा, इस तरह का स्वरूप संरचित नहीं होगा उसमें, तब तक बच्चे तक हम ये क्षमताओं को सही संदर्भ में स्थापित नहीं कर पाएंगे, विकसित नहीं कर पाएंगे। और एनसीएफ भी कहता है, डिफर करता है वैल्यूज, कैपेसिटी। जैसे मान लो, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ये बताओ कि मान लो हम भारतीय मूल्यबोध और पाश्चात्य मूल्यबोध में क्या अंतर है, क्यों हम भारतीय संस्कृति और मूल्यबोध की तारीफ करें, क्यों से जुड़े? तो जिस इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात, 3 शब्द बहुत सुना होगा ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 शब्द क्वाइन हुए थे। वो पूरी दुनिया में रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू ने उसको क्वाइन किया फिलॉसफी के रूप में, और उसके बारे में वो चर्चा होती है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये जो बड़ी महनीयता की बात करते हैं, 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसमें जो चार्टर था ना, वो चार्टर क्या था? ह्यूमन राइट्स फॉर मेन, विमेन नहीं, ह्यूमन राइट्स फॉर मेन। मतलब वो उनकी इक्वलिटी, लिबर्टी भी पुरुषों तक ही सीमित थी। और उसी कालखंड में फ्रेंच की एक महिला ओलंपी द गौजे कहती है कि वाई ओनली फॉर मैन, वाई नॉट फॉर विमेन ऑल्सो, तो उसकी हत्या हो जाती है। ओलंपी द गौजे की आप सर्च करके देखिएगा, उसकी हत्या हो जाती है वहां फ्रांस में। जिस रेवोल्यूशन को हम मानते हैं कि इसी रेवोल्यूशन ने इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को स्थापित किया, जबकि हमारे जो ऋग्वेदिक मंत्र हैं, उपनिषदों के जो मूल्यबोध हैं, उससे बड़ी समानता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता की बात करने वाला सुव्यवस्थित दर्शन पूरी दुनिया में न पहले था, न अभी भी नहीं है। उसे जोड़ने की जरूरत है बच्चों को सही संदर्भों में। अगर पाश्चात्य, मैं अपना एक लोगों से कहता हूं, मान लो मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं और मुझे अगर न्यूक्लियर फिजिक्स का ज्ञान है, तो पाश्चात्य मूल्यबोध होगा तो हम क्या करेंगे? न्यूक्लियर बम बनाएंगे, उससे हाइड्रोजन बम बनाएंगे, विस्तारवादी नीति, अत्याचार की नीति। और अगर भारतीय दर्शन से अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स का उपयोग करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे, ऊर्जा केंद्रित काम करेंगे। तो कॉम्पिटेंसी इज ओनली टूल, हाउ यू use it, how you apply it in your life, that is driven by the philosophy of the society. And philosophy of the society क्या है? जो विचार आप बच्चों के मन में डाल देते हो। आदि शंकराचार्य से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, किम दीर्घ रोगो, सबसे बड़ा रोग क्या है, सबसे दीर्घ रोग क्या है? तो आदि शंकराचार्य ने कहा, भव एव साधो, ये संसार ही अपने आप में बहुत बड़ा रोग है। तो उन्होंने कहा, प्रश्न किया फिर आदि शंकराचार्य से, किम औषधम तत्र, फिर इसकी औषधि क्या है? तो आदि शंकराचार्य ने कहा, विचार एव, सिर्फ विचार, इसकी औषधि विचार है और कोई दूसरी औषधि नहीं है। और योग वशिष्ठ में भगवान राम को भी वशिष्ठ मुनि जब उपदेश देते हैं, योग वशिष्ठ पढ़िएगा तो वो भी यही बात कहते हैं, शम, विचार, संतोष, सत्संग। राम से कहते हैं ये 4 चीजें तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार ला सकती हैं, यही 4 सोपान है मोक्ष के। तो इसलिए विचार जब तक सही संदर्भों में नहीं होगा तो व्यक्तित्व नहीं गढ़ा जा सकता, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही होता है एक उत्तरदायी नागरिक,
जिम्मेदार नागरिक, एक उत्पादक शक्तियों से परिपूर्ण नागरिक और एक संवेदनशील नागरिक पैदा करना। तो उसके लिए हमें अतीत का पूरा ज्ञान, उससे शिक्षा लेने का सामर्थ्य, वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उनको समाधान करने की शक्ति, दक्षता, और भविष्य में जो के गर्भ में जो अंकुरित होने की संभावना है जिन चुनौतियों की, जैसे वर्तमान में एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके गर्भ से क्या क्या चुनौतियां आनी है 21वीं सदी में तेजी के साथ, इसका भी चिन्हीकरण करने का सामर्थ्य बच्चों में होना चाहिए। अभी तो समाधान, एक समग्र समाधान की दिशा में उसका व्यक्तित्व बढ़ा जाएगा। सिर्फ अगर अतीत जीवी हो गया तो भी नहीं कर सकता, सिर्फ भविष्य जीवी हो गया तो सिर्फ महत्वाकांक्षाओं में जिएगा, सिर्फ वर्तमान जीवी है तो अतीत से कटा है और भविष्य की चुनौतियों का आकलन का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हमारा आपका जो जीवन होता है मनुष्य का, वह अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का एक बहुत ही खूबसूरत सम्मिश्रण, संयोजन होता है। तब व्यक्तित्व में दक्षता आती है, सही, तभी विचार दृढ़ माना जाता है, तभी विचार सामर्थ्यवान माना जाता है।